अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स की टैब नंबर 5। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका नाम है हैशिंग। ठीक है। और हैशिंग में हम इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग तीनों आज कवर करेंगे। ठीक है। हैशिंग बेसिकली एक सर्चिंग टेक्निक है, लेकिन आपको थ्योरी में बताया गया होगा कि हैशिंग से जब आप सर्चिंग करना चाहते हैं तो इंसर्शन और डिलीशन के लिए भी आपको हैशिंग के ही फंक्शन, वही सेम फंक्शन यूज़ करने पड़ते हैं जिनको आप सर्चिंग में यूज़ करना चाहते हैं या करने वाले। ठीक है। तो चूँकि लैब है और थ्योरी में होपफुली ऑलरेडी कवर हो चुका होगा, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बातें बता देता हूँ। हैशिंग क्या है? हैशिंग एक टेक्नीक है, ठीक है, जो कि आपके कहना चाहिए कि सर्चिंग टाइम को इम्प्रूव करती है। और अगर आपने सर्चिंग के आधो प्रीवियस लैब में तो एल्गोरिथम कवर किए थे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, तो ये उन दोनों से बेटर परफॉर्म करती है। ठीक है। अगर हम सर्टेन कंडीशन को मैट करें, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है, वरना फिर हैशिंग पोअरली परफॉर्म करने लग जाती है। हैशिंग में हमारे पास हैश टेबल्स होते हैं। हैश टेबल्स बेसिकली उस डेटा स्ट्रक्चर को कहा जा रहा है जिसके अंदर हम अपना डेटा प्लेस करने वाले हैं। टेबल इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें सिंपल एरे की बात नहीं है, इसमें मोर देन वन कॉलम होता है और मोर देन वन कॉलम हो जाता है यानी 2D एरे हो जाता है, या यूँ कह लें एरे ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, तो हम उसे हैश टेबल कहना शुरू कर देते हैं। हैश टेबल में आप हमेशा की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। की वैल्यू पेयर का मतलब ये है कि की बेसिकली वो यूनिक पैरामीटर जो कि आपको बताता है कि उस टेबल के अंदर आपका डेटा किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मौजूद है। और वैल्यू का मतलब है आपका एक्चुअल डेटा। वैल्यू कितनी भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। वैल्यू एक एक नंबर भी हो सकता है, वैल्यू में आपका नेम भी हो सकता है, वैल्यू में आपका पूरा एड्रेस भी हो सकता है, या वैल्यू एक कंपाउंडेड वैल्यू भी हो सकती है। तो की के साथ वैल्यू के एक जेनरिकली कहा जा रहा है कि वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितनी भी फील्ड्स हो सकती हैं, लेकिन की के लिए एक फील्ड फिक्स है। हैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो बेसिकली उस की को ट्रांसफॉर्म करता है इंडेक्स में। ठीक है, आप की एक फंक्शन को सप्लाई करते हैं और वो बता देता है कि आपका डेटा किस इंडेक्स पे मौजूद है, और फिर आप वहाँ पे जाके डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं, और इस तरीके से आपके पास जो है कांस्टेंट टाइम आ जाता है डेटा रिट्रीविंग का। ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ये इम्प्रूव होता है कि इसमें एक ही कंपैरिजन में या एक ही एक्सिस में आपको रिजल्ट मिल जाता है। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि थ्योरी में आपने पढ़ा भी होगा कि कोलिशंस होती हैं और यूजुअली हमें पहले एक्सेस में नहीं मिलता, हमें 1-2 साइकिल मज़ीद ट्राई करनी पड़ती है और फिर जाके हमें डेटा मिल जाता है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मौजूद है, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल की डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि लैब है, हम हैंड्स ऑन पे बात करेंगे। इसकी सब एग्ज़ाम्पल्स आप फ़ेमिलियर होंगे कि किस तरीके से मॉड फंक्शन से इंडेक्सेस निकल कर आती हैं और आप फाइनली उसमें प्लेस कर देते हैं। ठीक है? तो कोलिशंस आती हैं, कोलिशंस को रिज़ॉल्व करने की टेक्निक्स भी आपने पढ़ी होंगी थ्योरी में। कि सेपरेट चेनिंग है जो कि लिंक लिस्ट बेस है, तो हम उसको फ़िलहाल कवर नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रोबिंग की 3 टेक्निक्स हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग, जिसे हम आज कवर करने वाले हैं इस लैब में। जो हमारी लैब का टास्क है कि हैशिंग विद प्रोबिंग हमें करना है। तो प्रोबिंग में कुछ नहीं होता, प्रोबिंग में ये होता है कि जब आपका डेटा में कोलिजन आ जाती है तो आप उस डेटा को वहाँ प्लेस नहीं कर सकते, डेफ़िनिटली वहाँ पे डेटा ऑलरेडी मौजूद है। तो प्रोबिंग क्या करती है? प्रोब करती है और फाइंड आउट करती है नेक्स्ट पॉसिबल लोकेशन जहाँ पे आप उस डेटा को इंसर्ट कर सकें। ठीक है? इस तरह लीनियर प्रोबिंग है वो लीनियरली प्रोब करती है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें या क्वाड्रेटिक वे में प्रोब करती है, और फिर डबल हैशिंग इन दोनों में जो खामियाँ हैं उनको दूर करता है, और डबल हैशिंग में 2 हैश फंक्शन यूज़ होते हैं, यानी मोर रोबस्ट सॉल्यूशन है। बेसिक ऑपरेशन वही है हमारे पास, सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट। ठीक है, लेकिन सर्च करने के लिए आपको इंसर्शन भी हैशिंग के फंक्शन से करनी पड़ेगी, और अगर आपको डिलीट करना पड़ता है तो भी आपको हैशिंग के थ्रू करना पड़ेगा ताकि आपकी सर्च रिजल्ट सही रहें। ठीक है। आप सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन अच्छे से फेमिलियर हैं तो इसकी थ्योरी मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। मैं जाना चाह रहा हूँ एक्चुअल कोड की तरफ, और वो है हमारे पास ये।
ठीक है, कोड को थोड़ा-सा यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने ऑलरेडी ये कोड कॉपी कर लिया अपने पास टाइम बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस कोड में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसमें जो मसले मसाइल हैं या जो बातें बताने की हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप टॉप पे देखें तो मैंने क्या किया है कि ये 2 हैश डिफाइंस लिखे हैं, यानी मैंने सबसे पहले डिसाइड कर लिया कि मेरा साइज़ क्या है। ठीक है? इस तरीके से करने में क्या फ़ायदा होता है कि अगर कल को मैं इस प्रोग्राम में साइज़ को चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे जगह-जगह जाके हर लूप में हर जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ यहाँ पे आके साइज़ को मैं चेंज कर दूँगा, 10 से 20 कर दूँगा, तो मेरे पूरे प्रोग्राम में हर जगह खुद ब खुद जहाँ पे भी साइज़ लिखा होगा वो 20 हो जाएगा, कांस्टेंट क्रिएट किया है। दूसरी लाइन में मॉड का फैक्टर जो मैं अपने कोड में यूज़ करता हूँ, यहाँ पे इत्तेफ़ाक से जो है मॉड की वैल्यू जो है कोइंसिडेंटली साइज़ के बराबर है। यानी मॉड को मैंने प्राइम नंबर नहीं लिखा बल्कि साइज़ ही रख दिया। लेकिन हमेशा साइज़ और मॉड सेम नहीं होते। ठीक है? फिर कह रहा हूँ याद रखिएगा साइज़ और मॉड सेम नहीं होते। यहाँ पे सिम्प्लिसिटी के लिए साइज़ को और मॉड को सेम रखा गया है। यानी मॉड भी मैं चाह रहा हूँ मॉड 10 ही हो तो आसानी रहेगी मेरे लिए क्योंकि 10 के मॉड निकालना हमें मतलब वर्बली करना आसान रहता है। अगर मैं कोई प्राइम नंबर रख दूँगा तो उसकी मॉड कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। जो कि बियॉन्ड द स्कोप हो जाएगा, हम मैथमेटिक्स में फँस जाएँगे, तो हम भी मैथमेटिक्स में नहीं जाते। फिर देन आपके पास ये वो स्ट्रक्चर है चीज़ें, ठीक है? जिसमें आप एक्चुअली अपना डेटा तैयार कर लेते हैं, ठीक है? अब स्ट्रक्चर में देखें तो 2 चीज़ें की है और दूसरी वैल्यू या डेटा है। अब डेटा यहाँ पे मैंने सिंपल एक इंटीजर रखा है, आप इंटीजर के साथ कैरेक्टर नेम भी रख सकते हैं, फ्लोट और सैलरी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये की वाला पार्ट मस्ट है, ये होगा ही होगा। और उसके अलावा जितनी भी फ़ील्ड्स होंगी, चाहे 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, वो सब क्या कंसीडर होंगी? डेटा कंसीडर होंगी या वैल्यू कंसीडर होंगी। तो मैंने एक सेल बना लिया, सेल नाम क्यों दे रहा हूँ इसे? क्योंकि हैश टेबल के अंदर सेल्स होते हैं, तो मैंने वहीं से ये एनालॉजी यूज़ की और इसे सेल नाम दिया है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या किया, टाइप डेफ भी कर लिया क्योंकि सी लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ, तो इसको मैंने टाइप डेफ करके कैपिटल सेल का नाम दे दिया। तो अब मैं एलियास हो गए, चाहे मैं स्ट्रक्ट सी का वर्ड यूज़ सेल का वर्ड यूज़ करूँ या सिंपल ये वाला सेल यूज़ करूँ, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सेल इज़ अ निकनेम फॉर स्ट्रक्ट सेल। ठीक है? सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल सेल और कैपिटल सेल आर नॉट सेम। या तो मैं स्ट्रक्ट स्मॉल सेल लिखूँ या कैपिटल सेल लिख दूँ, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद मैंने एक ग्लोबल एरे क्रिएट किया हुआ है अगर आप देखें यहाँ पर और इसका साइज़ मैंने ऊपर से ले लिया साइज़, ठीक है? कांस्टेंट है, एरे का साइज़ कांस्टेंट होता है, इस पे हम बात कर चुके हैं और इसको मैंने ये जो आगे किया हुआ है, ये किया हुआ इनिशियलाइज़, ठीक है? ये एक नई चीज़ है, आपको सिखा दूँगा क्या है और ट्रबल शूट भी कर लेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं जो कह रहा हूँ, वही हो रहा है। तो इसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है सेल 10 से और सेल 10 इटसेल्फ क्या है, सेल 10 यहाँ पे लिखा हुआ है कि भई सेल 10 भी पहले से डिफाइंड है और सेल 10 जो है आपका सेल 5 और सेल 5 का कॉम्बिनेशन है, यानी सेल 10 इज़ इक्वल्स एक्चुअली सेल 5 प्लस सेल 5 और सेल 5 इटसेल्फ क्या है, 5 मैंने बनाया हुआ है 2 प्लस 2 प्लस 1 से, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 से 5 बन जाएगा और 2 की अगर बात करें तो 2 मैंने कैसे बनाया हुआ है, 1 प्लस 1 से और 1 इटसेल्फ क्या है, 1 सिंपली क्या है कि मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं, यानी ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है 0, -1, ठीक है, कॉमा इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ जो है एक्चुअली इन सिंपल वर्ड सेल 10 के अंदर 10 टाइम्स रिपीट हो रही होगी। कौन सी चीज़? ये वाली चीज़। तो 10 टाइम्स ये रिपीट हो रही होगी सेल 10 के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हैश एरे के अंदर जब मैं इसको इनिशियलाइज़ करूँगा तो 10 टाइम इसके अंदर वैल्यूज़ भी आ जाएँगी। 0, -1, 0, -1, 0, -1 10 टाइम रिपीट हो जाएगा। और बेसिकली हैश एरे के अंदर 2 ही फ़ील्ड्स हैं। पहली फ़ील्ड है डेटा, तो 0 किसको असाइन हो जाएगा? डेटा को और की को क्या असाइन हो जाएगा? 1। तो हैश एरे के अंदर जितनी भी की वैल्यूज़ होंगी उसमें हर डेटा को असाइन हो जाएगा 0 इनिशियली और हर की को असाइन हो जाएगा -1। -1 की को मैं ये असाइन करने के लिए बता रहा हूँ कि -1 मीन्स कोई वैलिड की नहीं है क्योंकि कीज़ तो सारे पॉज़िटिव नंबर हैं और वैलिड की का ना होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस सेल में कोई डेटा मौजूद नहीं है और इन अदर वर्ड्स ये डेटा सेल एम्प्टी है।
यानी वो जो एम्प्टी की कंडीशन है वो मैं किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, की को -1 करके। की अगर -1 है तो मैं कहूँगा सेल इज एम्प्टी। ठीक है, ये अजम्पशन है की इज -1 तो सेल इज एम्प्टी, और डेटा को इनिशियली मैंने 0 ले लिया कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनिशियलाइज कर लेना हमेशा बेहतर रहता है। तो ये इनिशियलाइजेशन डेटा चले मैं ना भी करता कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन की -1 करना मेरे लिए ज़रूरी था, ये बताने के लिए कि हैश टेबल की कौन-कौन सी एंट्रीज़ एम्प्टी हैं और इनिशियली सब एम्प्टी होंगी, तो सबके अंदर मैंने -1 मूव कर दिया। अभी मैं आपको इसको डिबगर में दिखा भी दूँगा कि किस तरीके से -1 आया। ठीक है, तो ये कुछ हो गई बातें, और इसके बाद फिर मेरे ख़्याल से हमारा एक्चुअल कोड ही स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैंने अलग से क्यों बनाया है ताकि आपको रिलेट कर सकें थ्योरी से। ये सिंपली मेरे पास है एच ऑफ एफ नाम दिया हुआ है जो हमारे पास थ्योरी में था एफ। ठीक है, इसको एच एफ क्यों दिया हुआ है, चलें इसको एफ कर लेते हैं नाम। ठीक है, एफ जो था वो ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, और कौन से फंक्शन है हमारे पास, अगर इंसर्शन का ही फंक्शन देख लिया जाए तो ये रहा। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंसर्ट एच, डिलीट एच, सर्च एच नाम इसलिए दिए हैं कि इंसर्ट तो मैं लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, सर्च भी लिख सकता हूँ, लेकिन डिलीट इज़ अ कीवर्ड। तो डिलीट को बेहतर है कि आप यूज़ ना करें, वो रिजर्व वर्ड में आता है। तो मैंने उसको एच दे के सिर्फ डिस्टिंग्विश कर दिया है कि ये हैशिंग के लिए मैंने इंसर्ट या डिलीट बनाया, इस तरह की बात है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो मेरे पास दो पैरामीटर आते हैं। ठीक है, दो पैरामीटर आते हैं, इनपुट की और वेट वैल्यू या डेटा। ठीक है, हैश फंक्शन का आपको सिंटेक्स याद होगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ साइड पे ताकि आपको याद आ जाए। एच ए एस एच, ठीक है, हैश फंक्शन का ये था। और इसको मिलती थी दो चीज़ें, एक चीज़ मिलती थी की या के कह लें, और दूसरी चीज़ मिलती थी अच्छा की और मॉड मिलता था, बेसिकली की और एम आता था। मॉड चूँकि हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया ऊपर, तो हमें मॉड को इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉड तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस फंक्शन में एक्चुअली मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, की आ रही है और डेटा आ रहा है। और जो एक्चुअल फंक्शन मेरा लिखा हुआ है वो ये इंडेक्स में लिखा हुआ है। इंडेक्स में अगर आप ध्यान दें तो वही फंक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, अभी माज इस पे मैं आता हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने बताया ना हैश डिफाइन वाला, ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन पर्पज़ है, इसका हैशिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका हैशिंग से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिर कह रहा हूँ इसका हैशिंग से लेना देना बिल्कुल नहीं है, बस ये इसको टोटल सम 10 बनाना था तो हमने बना दिया। 11 होता तो मैं एक और 1 लगा देता या 2 2 यूज़ कर लेता। ठीक है, तो जो मेरे पास एच ऑफ एफ है वो बेसिकली इंडेक्स में आ रहा है, और वो क्या था, एच ऑफ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हैश ऑफ की और मॉड या एम। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये था कि पहले तो भाई मुझे एक एच के सॉल्व करना होता था, एच ऑफ की, ठीक, प्लस एफ ऑफ आई। ठीक है, और फिर इन दोनों का भी फिर से क्या लेना पड़ता था, मॉड, यानी परसेंट मॉड एम के साथ कर लेता था जो भी है। अगर इसी फार्मूले को मैं एक्सपेंड कर दूं, ठीक है, इस फार्मूले को मैं कर देता हूँ एक्सपेंड, एच ऑफ के को अगर मुझे पता है हमेशा ही ये करना है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहीं लिख देता हूँ, तो ये हो जाता है के मॉड एम। ठीक है, के मॉड एम इधर ही मैंने लिख दिया, और एफ ऑफ आई है। और अगर अब आप इसको ध्यान दें, अच्छा मॉड की जगह पे अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड हमेशा यूज़ कर लूँ एम ओ टी, मॉड फैक्टर, क्योंकि मैंने ये नेम दिया हुआ एम ओ टी मॉड फैक्टर, और की को मेरे फंक्शन में नाम दिया हुआ है की, तो मैं इसको की नाम दे देता हूँ, के ई वाई। और ठीक है, के ई वाई हो गया, और आई सिंपली आई। तो अब अगर आप इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो ये फार्मूला ये आपको एक जगह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और वो लिखा हुआ ये। ठीक है, सिर्फ एफ ऑफ आई की जगह यहाँ पे एच एफ ऑफ आई लिखा हुआ है, आप चाहे एच एफ ऑफ आई यूज़ कर लें या एफ ऑफ आई कर दें, आपकी मर्जी है, नाम दिया हुआ है सिर्फ फंक्शन को।
ये प्रोबिंग का फैक्टर है, ठीक है। तो इस फंक्शन में क्या है, दो चीज़ें थी हमारे पास, हमने बात की थी कि एक हमारे पास हैश फंक्शन है, वो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हार्ड कोड कर दिया, आप चाहे अलग से फंक्शन बनाना चाहे बना लें, लेकिन ओवरकिल होगा, एक ही लाइन है। और एफ ऑफ आई को मैंने फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया है इसका आपको थोड़ी देर में अंदाज़ा हो जाएगा क्यों किया है। क्योंकि जब मैं लीनियर प्रोबिंग कर रहा हूँगा तो मुझे सिर्फ एफ ऑफ आई वाले फंक्शन में चेंजेस करने, क्वाड्रेटिक करूँगा तो सिर्फ एफ ऑफ आई में चेंज होगा, डबल हैशिंग कर दूँगा तो भी एफ ऑफ आई में चेंज होगा, कहीं और मुझे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, पूरा कोड डिट्टो सेम रहेगा, ठीक है। मॉड का फैक्टर चूँकि ग्लोबली डिफाइंड था तो मैंने डायरेक्टली एक्सेस कर लिया, मुझे फंक्शन को पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने लूप चलाई, लूप में देखें आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से स्टार्ट होगा और हमेशा लेस देन मॉड तक जाएगा जैसे कि बताया गया। और मैं एक इंडेक्स फाइंड आउट करूँगा इससे, और आपको पता है इंडेक्स वही थी कि मुझे टेबल में कहाँ इंसर्ट करना है। और फिर टेबल में इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे बस ये चेक करना है कि मेक श्योर करना है टेबल एम्प्टी हो। तो मैंने टेबल की इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे देखिए, इंडेक्स पे चेक किया कि उसकी की वैल्यू क्या है। अगर की वैल्यू -1 है तो -1 ये बता रहा है कि टेबल मेरा एम्प्टी है, और एम्प्टी है तो दैट्स इट, मैं डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने टेबल में डेटा में इंसर्ट कर दिया, डेटा ये वाला जो मेरे पास फंक्शन में पास होकर आया था, ये डेटा ये मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया, और की वाली फील्ड में मैंने की को इंसर्ट कर दिया। दोनों चीज़ें इसमें इंसर्ट हो गई और मैंने यहीं पे कर दिया ब्रेक, क्योंकि मुझे मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, डेटा सक्सेसफुली इसमें इंसर्ट हो चुका है। फर्दर मैं आगे क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर आई की वैल्यू बढ़ते-बढ़ते मॉड के बराबर आ गई है, तो मैं ये मैसेज दे दूँ यूज़र को कि टेबल फिल हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फिर वो इंसर्शन कर ही नहीं पाया होगा, क्योंकि उसको कोई भी सेल एम्प्टी नहीं मिला होगा। क्योंकि -1 कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो उस सूरत में आई इक्वल्स टू मॉड हो जाएगा और मैं कह दूँगा हैश टेबल फिल एंड दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है, तो इंसर्शन का एल्गोरिथम फेयरली सिंपल है। और इसके बाद अगर डिलीशन का भी दिखा दूँ और सर्चिंग का भी दिखा दूँ, तो वो भी देख लेते हैं हम। डिलीट एच, अच्छा यहाँ पे जो डिलीशन है मैंने लेज़ी डिलीशन इम्प्लीमेंट नहीं की हुई, ठीक है। क्यों नहीं की हुई इसको मैं आपको बताऊँगा लैब के एंड में। फिर डिलीशन की बात की जाए तो डिलीट करने के लिए मुझे सिर्फ की चाहिए होती है और रिटर्न कराना है डेटा। एज़ यूजुअल मैंने जैसे बताया था कि हम हर फंक्शन में डिलीट के फंक्शन से डेटा रिटर्न कराएँगे, तो यहाँ पे भी रिटर्न हो रहा है। तो ये एंड में डेटा रिटर्न हो जाएगा जो भी मैं डेटा निकालूँगा। और अगर कुछ भी डेटा नहीं होगा तो मैंने एक ऐसा डेटा सेट में रख लिया रैंडम नंबर, कुछ ना कुछ तो रिटर्न कराना है, नहीं ये सॉर्ट ऑफ मैं नल शो कराना चाह रहा हूँ कि डेटा नल आया है, या कोई भी ऐसी वैल्यू जो मेरे डेटा सेट का पार्ट ना हो। मैंने यहाँ पे -786 करके कोई नंबर दे दिया, आप कोई भी नंबर ऐसा यूज़ करेंगे जो आपके डेटा का पार्ट ना हो और रिटर्न होने पे आपको ये मैसेज क्लियरली बता दे कि डेटा नॉट फाउंड, डेटा डिलीट हुआ भी है या नहीं हुआ है। अगर ये नंबर आता है तो आप कहेंगे डेटा डिलीट हुआ ही नहीं, और डिलीट तब नहीं होगा जब डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। डेटा अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसे डिलीट क्या करेंगे। इधर भी मैंने वही लूप लगाई मॉड तक, इधर भी मैंने देखिए इंडेक्स का वही फॉर्मूला लगाया जो ऊपर लगाया है, लेकिन इधर डिलीट करने के वक्त मेरी कंडीशन चेंज है। कंडीशन क्या है, डिलीट तो उस वक्त होगा ना जब कोई मुझे रिकॉर्ड मिले। तो मैंने चेक किया कि अगर की किसी डेटा से मैच हो जाती है, की किसी डेटा से मैच हो जाती है, तो मतलब मैंने सर्च किया, इंडेक्स तो आई लेकिन मैच नहीं हो रही, तो मैं प्रोब सीक्वेंस इंक्रीमेंट करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, और जहाँ पे मैच हो जाएगा तो वहाँ से मैं डेटा निकालूँगा इधर, ठीक है? और हैश टेबल में चूँकि अब डेटा मैं निकाल चुका हूँ तो की को मुझे करना पड़ेगा -1 ये बताने के लिए कि एम्प्टी हो गया है, ठीक है? और ब्रेक, और इस केस में फिर मैं रिटर्न कर दूँगा डेटा, और वो डेटा अब टेबल का पार्ट नहीं रहा है, टेबल में से वो मैंने परमानेंटली रिमूव कर दिया है। टेबल में से मैंने वो परमानेंटली रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने लेज़ी डिलीशन इम्प्लीमेंट नहीं की है बल्कि नॉर्मल डिलीशन इम्प्लीमेंट की है। और जैसे कि मैंने कहा कि इसका जवाब मैं दूँगा आपको लैब के एंड में कि क्यों मैंने यहाँ पे लेज़ी डिलीशन इम्प्लीमेंट नहीं की। तो डिलीशन भी फेयरली सिंपल हो गया। इसके बाद सर्चिंग देख लेते हैं। तो सर्चिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है। सर्चिंग में आप सिर्फ प्रोवाइड करेंगे की और आपको मिल जाएगी लोकेशन। सर्चिंग में हमेशा यही चीज़ रिटर्न होती है ना, लोकेशन। तो लोकेशन को वही मैंने हस्बे ज़रूरत हमेशा की तरह इनिशियली -1 कर दिया, नेगेटिव नंबर अगर नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न हो जाएगा, और -1 का मतलब होगा एलिमेंट नॉट फाउंड। वैसे ही मैंने लगाया, वैसे ही मैंने इंडेक्स फाइंड आउट की। अब मुझे बस यही देखना है कि की किसी से मैच हो जाए, बिल्कुल डिलीशन की तरह। जिससे मैच हो गई उसकी लोकेशन को, उसकी इंडेक्स को मैं इसमें मूव कर दूँगा। यानी यही वो वैलिड इंडेक्स और ब्रेक, दैट्स इट। सर्चिंग तो और भी आसान है, तो कोई मसला इसमें नहीं है। तो इसमें सिर्फ़ यही 3 हमारे पास फंक्शन है, इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग के।
और फिर नीचे वही मैंने जैसे कि आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अच्छा, डिस्प्ले का एक सिंपल सा फंक्शन बना हुआ है जिसमें मैं सारा का सारा एरे डिस्प्ले करा रहा हूँ। ठीक है, मतलब डिस्प्ले करा के ये वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि डेटा डिलीट हुआ भी है या नहीं, जो जो मैं अपडेट्स इसमें कर रहा हूँ वो हो भी रही है। और सिर्फ जो इसमें लेंथी पार्ट आता है हमेशा, जो मैंने बताया था हर उसमें आएगा कि मेन फंक्शन को मैं इस तरीके से बनाऊंगा डू वाइल लूप के अंदर स्विच लगा के, चूज ऑपरेशन, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, क्या करना है। और फिर जब इंसर्शन प्रेस होगा तो इंसर्शन के लिए मैं यूजर से वैल्यू लेके इंसर्ट करवा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें इंसर्शन जैसे होता है, तो मैं यूजर से कहता हूँ एंटर टू वैल्यूज इनपुट लेता हूँ और इंसर्ट का फंक्शन कॉल कर देता हूँ, दैट्स इट। इसी तरह जब डिलीशन की बात होती है तो डिलीशन के मेन्यू में मुझे यूजर से क्या चीज़ इनपुट चाहिए, डिलीशन की वैल्यू ही चाहिए जो डेटा मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं वो ले लेता हूँ डिलीशन का, केस टू डिलीशन। तो डिलीशन में अगर आप ध्यान दें तो मैं यूज़र से बोलता हूँ वो की एंटर करें जिसका रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाह रहे हैं, यूज़र मुझे की देगा, मैं डिलीट का फंक्शन कॉल कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, और फर्दर वही देखें वो चेक लगाया हुआ है मैंने, अगर डिलीशन में -786 आता है तो मैं कह दूंगा जो आप वैल्यू डिलीट करवाना चाह रहे हैं वो टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, अगर इक्वल आता है, नॉट इक्वल आता है तो कहूँगा वैल्यू डिलीटेड, और अगर नॉट इक्वल आता है तो मैं कह दूंगा एलिमेंट नॉट एग्जिस्ट, यानी जिस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये वो वाली चीज़ होगी। और सर्चिंग में भी वही वाली बात है, की लेके दूंगा, सर्च करूंगा, लोकेशन -1 आएगी तो कह दूंगा एलिमेंट नॉट फाउंड, और अगर -1 नहीं आएगी, वैलिड आएगी, तो मैं कह दूंगा कि आपका डेटा इस लोकेशन पे मौजूद है, दैट्स इट। और डिस्प्ले में सिर्फ डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर दूंगा। तो जैसे कि लास्ट टाइम भी बताया गया था कि प्रोग्राम डिस्क्रिप्टिव होंगे लेकिन डिफ़िकल्टी नहीं है, वही रिपीटेटिव पैटर्न है, तो आप हर लैब के कोड को मॉडिफाई करके नेक्स्ट लैब में यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं वही बात कहूँगा, कोई बेस्ट या बेहतर नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, यहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं, इधर स्विच केस भी काम करेगा, इधर इफ भी काम करेगा, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। लेकिन नॉर्मली जब मेन्यूज़ वगैरह बनाते हैं ना तो रिकमेंड भी किया जाता है, क्लीन लगता है कोड आपका ना, साफ सुथरा सा लगता है, रीडेबल लगता है, रीड करना आसान है। देखें केसेस में रीड करना कितना सिंपल है, ये पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया, तीसरे का। जबकि मैं इफ एल्स लगाता ना तो फिर मुझे ज़ाहिर सी बात है रीड करना इतना क्लियर नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा अपना रिकमेंडेड या पर्सनल चॉइस ये है कि जब भी मेन्यूज़ डिज़ाइन करने हो तो स्विच यूज़ किया जाए, ठीक है? या जहाँ तक पॉसिबल हो स्विच यूज़ करें, क्योंकि इफ एल्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए होता है जहाँ पे सिंपल इक्वल्स टू का कंपैरिजन हो ना, इक्वल्स टू, तो वहाँ पे हमेशा स्विच लगाना बेहतर रहता है क्योंकि उससे कोड आपका स्ट्रक्चर्ड लगता है, क्लीन लगता है। ठीक है? बाकी लॉजिकली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और दैट्स इट, यहाँ पे आपका कोड एंड हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, मेमोरी से इसका कोई लिंक नहीं है। एट अ टाइम एक ही कंडीशन ट्रू होती है, एक ही एग्ज़ीक्यूट होता है। ठीक है? तो इसमें इस सच कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि बात सारी है कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या एग्ज़ीक्यूट होता है, तो वो तो दोनों में सेम होगा, चाहे आप इफ एल्स से करें, चाहे फिर आप स्विच से करें, तो मेमोरी वगैरह पे टाइम पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद डबल हैशिंग का टॉपिक है, थ्योरी बताई हुई है यहाँ पे कि आप 2 हैश फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और इस पे भी मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं लैब में और इस कोड को रन करके ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, आज इम्प्लीमेंटेशन इतनी नहीं क्योंकि पूरा का पूरा कोड जो है आपके लैब मैनुअल में गिवन है। तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है बल्कि उस कोड को हमें ऑब्ज़र्व करना है, हिट एंड ट्रायल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने हैशिंग का कोड ऑलरेडी करा हुआ है, तो मैं न्यू फ़ोल्डर पहले तो क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे पास एक न्यू फ़ोल्डर हमें रिक्वायर्ड है, लैब 5 का। लैब 5 है हमारे पास, तो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने लैब 5, और ये जो हैशिंग वाला 2 फाइल्स हैं, इसको मैं मूव करके ले जाता हूँ लैब 5। ठीक है? और ये आपके सामने हैशिंग का कोड ओपन हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोड वही लिखा हुआ है जो भी हमने देखा, कुछ भी चेंज नहीं है, बस इसमें मैंने ये conio डॉट एच डाला है। अगर आपके पास एरर आता है तो आप ये conio डॉट एच ऐड कर लें। ठीक? तो पहले तो इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं, या कैसे काम करता है। तो पहले मैंने इसे रन कर लिया। तो ये मेरे पास मेन्यू आ रहा है,
चूज द ऑपरेशन, इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, डिस्प्ले करना है। इनिशियली मैं चलें डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। डिस्प्ले कराता हूँ तो आपके सामने देखें ये डिस्प्ले का फंक्शन काम कर रहा है। की वैल्यू पेयर डिस्प्ले कराए में, और हर जगह -1 0 -1 0 है, इसलिए कि इनिशियलाइजेशन में मैंने इसमें यही वैल्यू दी थी, तो इसमें यही आई हुई है। मैं इसमें अब डेटा इंसर्ट करके ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैंने इंसर्ट किया, की मैंने ले ली से वही बात कि 89 ले लेता हूँ, और वैल्यू देनी है, मैं स्पेस देके वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ, डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा आपको थ्योरी में नहीं दिखाया गया, सिर्फ की प्लेस करना दिखाया गया। डेटा का मतलब एक और आगे कॉलम आ जाएगा बिल्कुल इसी तरह से। डेटा में मैंने से रख लिया 100, ठीक है, पहली चीज़ की है, दूसरी वैल्यू है, ठीक है। अभी इंसर्ट हो चुका है, वेरीफाई करना इंसर्ट हुआ है नहीं। 89 आप समझ सकते हैं, मॉड 10 रखूंगा तो कौन सी इंडेक्स पे प्लेस होगा, सबसे लास्ट में प्लेस होगा। मैं 4 से डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ, देखिए 89 प्लेस हो गया है, 89 की है और 100 मेरी वैल्यू है। मैं दोबारा से करता हूँ। अब अगर मैं एक और इसमें डेटा इंसर्ट कराता हूँ से, और वो भी मैं रखता हूँ जिसकी इंडेक्स 9 आ जाए, या चलें मैं 58 कर लेता हूँ पहले, ताकि ना आपको थोड़ा सा कुरेल। 58 मैंने की रखी, वैल्यू मैंने रख दी 200, ठीक है। डिस्प्ले करा के वेरीफाई करा देता हूँ, डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। 58 की इंडेक्स 8 बनी, वो इंडेक्स 8 पे इंसर्ट हो गया। फिर मैं मज़ीद इंसर्शन करता हूँ, और इंसर्शन में अब मैं कर देता हूँ कि मैं 49 इंसर्ट करना चाहता हूँ, और वैल्यू मैंने दे दी 300। तो ये भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, मैसेज नहीं दे रहा लेकिन ये इंसर्ट हो गया है। और कैसे वेरीफाई करेंगे? अब 49 कहाँ इंसर्ट होगा? आपका क्या ख्याल है 49 कहाँ होगा? जी क्लास, आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसका कुछ मुझे जवाब दें कि 49 इंसर्ट तो हो गया, मैं डिस्प्ले करूँगा तो कौन सी लोकेशन पे डिस्प्ले हो रहा होगा? नंबर्स में बता दें, पहली दूसरी लोकेशन किस पे हो रहा होगा, या इंडेक्स बता दें। इंडेक्स बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, कौन सी इंडेक्स पे इंसर्ट होगा 49? ये लीनियर प्रोबिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, ये लीनियर प्रोबिंग कर रहे हैं, और फंक्शन सिंपली आई है। ठीक है, हम लीनियर प्रोबिंग कर रहे हैं, फंक्शन मेरे पास सिंपली आई है। तो बताइए कि अगर मैं डिस्प्ले कराता हूँ तो 49 मुझे किस इंडेक्स पे मिलेगा? जी, बिल्कुल ठीक, इंडेक्स मुझे जो है इंडेक्स 0 पे मिलेगा, और मैं डिस्प्ले करा के बाद वेरीफाई भी कर दूँ। ये देखिए 49 300 डेटा के साथ इंडेक्स नंबर 0 पे आया है, यानी इसने कोलिजन फेस की है। लेकिन मैंने आपको कोलिजन डिस्प्ले नहीं कराई, ठीक है। कोलिजन डिस्प्ले करा सकते हैं आप चाहें तो, थोड़ा सा इस कोड को मॉडिफाई करें तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि डेटा इंसर्टेड विद दैट कोलिजन, या इस तरह की बातें। इस कोड को मैंने मिनिमल रखा है जान के, और जैसे कि मैंने बताया इसका जिक्र मैं करूँगा एंड में कि इस कोड को मिनिमल क्यों रखा गया, ठीक है। तो 49 भी कोलिजन के साथ इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं से इसमें एक और डेटा इंसर्ट करता हूँ 49 के बाद, कोई और ले लेते हैं, एक और डेटा इंसर्ट करा देता हूँ 1, और डेटा ले लेते हैं 18 की ले लेते हैं, और डेटा इसको कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने 400 दे दिया। और ये बताएं कहाँ इंसर्ट होगा जाके, ये जो मैंने 18 और 400 इंसर्ट किया है, ये इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा डेफिनेटली विथ 2 कोलिजन्स, हो गया। और इसके बाद मैं एक और इंसर्ट करा लेता हूँ ताकि काफ़ी डेटा आ जाए, फिर उसके बाद हम सर्चिंग करके देखेंगे। इसके बाद हम ले लेते हैं एक और इंसर्शन, और इस इंसर्शन में मैंने सिंपली 9 और 500 करा दिया, ठीक है। डिस्प्ले कराते हैं, ओहो डिस्प्ले के लिए मैंने वैलिड कमांड नहीं दी 4। तो ये मेरा देखें इस वक्त स्टेट है। अब अगर मैं इस पर सर्च ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ 9 के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इसमें एंटर किया, और मैंने फाइंड यानी थर्ड सर्च वाला ऑपरेशन अप्लाई किया, ठीक है। ये बोला आप कौन से डेटा को सर्च करना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उस डेटा को सर्च करना चाह रहा हूँ जिसकी की हो 9। तो ये मुझे कह रहा है वैल्यू 500 इज फाउंड एट इंडेक्स नंबर 2, जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पे मेरी वैल्यू मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे मेरी वैल्यू मौजूद है। अब एक काम मैं ये करता हूँ कि डिलीट कर देता हूँ 18 को, ठीक है। अब मैं डिलीट का ऑपरेशन ट्राई करा देता हूँ, मैंने 2 प्रेस किया डिलीट,
कह रहे हैं आप की प्रेस करें जो आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं 18 को डिलीट कर रहा हूँ, तो 18 को मैंने डिलीट करा दिया। कह रहे हैं वैल्यू 400, 18 के साथ आप देख सकते हैं वैल्यू 400 ही थी, वो डिलीट हो गई है। कह रहे हैं वैल्यू 400 हैज़ बीन डिलीटेड। वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैं जाता हूँ किस चीज़ में चला जाता हूँ, डिस्प्ले में 4 में चला है। तो अगर आप देखें तो उसकी की क्या लगी हुई है, -1 लगी हुई। तो -1 की हो जाने का मतलब है ये सेल क्या है, एम्प्टी हो गया। -1 का क्या मतलब है, ये सेल एम्प्टी हो गया। अच्छा, अब अगर मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ 9, तो देखते हैं क्या होता है। मैं दोबारा से थर्ड ऑपरेशन फाइंड कराता हूँ और उसको कहता हूँ 9 को सर्च करो। तो ये मुझे अभी भी कह रहा है वैल्यू 500 इज़ फाउंड एट इंडेक्स 2, जबकि यहाँ पर जो है -1 बीच में आ रहा है और इसने फिर भी इसे सर्च कर लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए हम देख लेते हैं हमारा सर्चिंग का कोड। यहाँ पे हमने वो कंडीशन नहीं लगाई होगी कि भई आप चेक करें -1, तो ये देख लेते हैं। तो सर्च के फंक्शन में कहीं पे भी मैंने -1 की बात नहीं रखी होगी। तो सर्चिंग का फ़ॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, चेक कर रहा है कि की वैल्यू मैच हो जाए की से। ये नहीं चेक कर रहा कि अगर बीच में कहीं -1 आ जाए तो भई आपको क्विट कर देना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे इसने क्विट नहीं किया, जबकि यहाँ पे इसको मुझे नॉट फाउंड शो करना चाहिए था। तो यहाँ पे मसला क्या है? वही मैंने बताया कि मिनिमल रखा गया है। यहाँ पे ये सिर्फ़ ये चेक कर रहा है की के बराबर हो, नहीं होता तो ये पूरी लूप चलाएगा कहाँ तक? एंड तक। ये पूरी लूप चलाएगा एंड तक। तो इस वजह से इसने रिज़ल्ट शो कर दिया, जबकि एक्चुअल एल्गोरिथम में यहाँ पे मुझे ये बात मेक श्योर करनी है कि ये जो इंडेक्स पे की आ रही है वो -1 ना हो। यानी एग्ज़ैक्ट इसका जो सही वाला कोड होगा वो ये होगा कि यहाँ पे मैं पहले कर देता हूँ कि इंडेक्स की पहली बात तो मेक श्योर करें कि नॉट इक्वल्स टू -1, कि -1 ना हो एंड फिर आप चेक करेंगे कि वो की क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी कह लें कि लॉजिकल मिस्टेक है। इंटेंशनली भी रखी जा गई हो सकती है, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन ये होगा तो फिर ये सर्च का रिज़ल्ट जो है क्या देगा, हमें फ़ॉल्स दे देगा। और इसको चलें एक बार क्विट करके वेरीफ़ाई भी कर लेता हूँ। इसको मैं क्विट कर देता हूँ और सेव करते हैं इसे। ठीक है, अब सर्चिंग में मैंने क्या ऐड की, ये एडिशनल लाइन ऐड की, जो ये बात का ध्यान रखती है कि ये पहले चेक कर लेना की -1 तो नहीं है। अगर की -1 है, तो फिर ये कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अगर की -1 है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है और की -1 अगर आ जाए या चलें इसके अंदर नहीं लिखता, ये कंडीशन मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। तो इसको इसके अंदर लगा देते हैं, कंट्रोल ज़ी करते हैं, ये कंडीशन मैं इसके अंदर लगा देता हूँ कि अगर यहाँ पे क्या है कि इफ आपकी सॉरी पेज अगर हैश की जो है वो इक्वल्स टू -1 आ जाए, यानी वो इक्वल्स टू -1 आ जाए, तो यहीं पे कर दें आप ब्रेक, ठीक है? यानी इसी सूरत में भी आप ब्रेक कर देंगे अगर की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, -1। बल और इसको आपको लगाना चाहिए मेरा ख़्याल है अंदर नहीं, इसके बाहर। 2 2 इफ क्लॉज़ इसमें डाल दी हमने, ठीक है? एक केस ये बता रहा है कि की -1 चेक कर रहा है और दूसरा वाला ये बता रहा है कि अगर की देखें, ये तो ये बता रहा है कि अगर की -1 हो गई तो मैं कभी भी ये वाले इफ स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूशन पे नहीं जाऊँगा, ठीक है? और ये कभी भी हो सकती है, तो सर्चिंग के अंदर मुझे ये एडिशनल समझ लें कि आपको फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखने के लिए कि एम्प्टी सेल है कि नहीं। अगर की वैल्यू -1 आ जाती है सिर्फ सर्चिंग में, की वैल्यू -1 आ जाती है, तो मुझे ये बताना है कि भई ब्रेक खत्म हो गई बात और लोकेशन में -1 रिटर्न हो जाएगा डेफ़िनिटली, कोई वैलिड इंडेक्स नहीं जाएगी और मैं बता दूँगा एलिमेंट नॉट फाउंड। तो अब इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ, थोड़ा डेटा इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। ब्रेक की जगह बिल्कुल रिटर्न लोकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ब्रेक की जगह बिल्कुल रिटर्न लोकेशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ कहलाती है गार्ड क्लॉज़। तो मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? सिंपली रिटर्न लोकेशन कर दूँ या ब्रेक कर दूँ, बात एक ही है, लेकिन ओवरकिल हो जाएगा, ऑलरेडी नीचे मैंने रिटर्न लोकेशन दिया हुआ ही है, तो ब्रेक होने के बाद दोनों सूरतों में रिटर्न लोकेशन होना है, तो यहाँ पे मैंने ब्रेक ही जाने दिया।
ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ दोबारा। रिटर्न लोकेशन पे इशू क्या आ रहा है? आइडेंटिफायर कहीं मैंने मिस किया है कुछ? कुछ भी तो मिस नहीं किया हुआ। बिफोर रिटर्न लोकेशन दिखाई दे रहा होगा ये, दोबारा से रिकम्पाइल करते हैं। ठीक है, बग था, हाँ भाई कह रहा था। मैं इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट इंसर्ट करना है से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ वही 8900। दोबारा से इंसर्ट कर लेता हूँ 58 200। दोबारा से इंसर्ट कर लेता हूँ 49 300। मज़ीद इंसर्ट कर लेता हूँ 18 400। ठीक है, मज़ीद इंसर्ट कर लेता हूँ 9 500। ठीक है, डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ आपको, ये डेटा मौजूद है। और इसमें अगर अभी मैं सर्च करता हूँ फॉर 9, सर्च के लिए 3 प्रेस किया और सर्च करने के लिए 9 किया, तो आप देखिए इसने बताया कि वैल्यू 500 इज़ फाउंड एट इंडेक्स 2। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अब मैं इधर डिलीशन अप्लाई कर मैंने फिर से सर्च कर दिया आई थिंक। चलें कोई बात नहीं, दोबारा से ही सर्च करा लेता हूँ। ठीक है, ये मौजूद है। अब इसके बाद अगर मैं डिलीशन कर देता हूँ और डिलीशन में मैं कह देता हूँ 58 वाला, 58 वाले की लोकेशन 58 नहीं सॉरी 18 को डिलीट करा देता हूँ और देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो ये मैंने 18 को डिलीट करा दिया, 400 इसने बता दिया, डिस्प्ले करा के वेरीफाई कर लेते हैं। उसकी इंडेक्स हो चुकी है -1। ठीक है, अब अगर मैं फाइंड कराता हूँ, मैंने बताया था ना कि अगर मैं परमानेंट डिलीशन कर देता हूँ तो उसके बाद जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो फेल हो सकते हैं। तो अब मैं अगर 9 सर्च कराता हूँ तो देखें क्या होता है। 9 मैंने टेबल से डिलीट नहीं किया, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि एलिमेंट नॉट फाउंड। और ये क्यों हुआ मसला? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्चुअल डिलीशन इम्प्लीमेंट कर दी है, लेजी डिलीशन इम्प्लीमेंट नहीं की है। तो यहाँ पे है ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी लेजी डिलीशन से, जो कि मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा यहाँ पे। और क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, इसका जवाब मैं फाइनली दे देता हूँ। क्योंकि ये आपका थ्योरी के टॉपिक में कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, उसमें आपको इसमें यही सारी मॉडिफिकेशंस करनी है, जिसमें कमियां हैं उसे दूर करना है। एक कमी तो मैंने दूर कर दी ये लाइन लगा के, ठीक है। ये लगाना ज़रूरी हो गई थी ताकि ये बात आपको बावर कराई जा सके, क्लियर कराई जा सके कि देखें अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ, डिलीट परमानेंटली कर देता हूँ तो ये मसला आ जाता है। तो ये एल्गोरिथम फेयरली सिंपल है, सब एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। तो मैं एल्गोरिथम को, डिस्प्ले सिंपल है, लूप लगाई हुई है। और मैं आपको चलता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन का बायस है वो बताने की तरफ। 1 मिनट बेटा, मैं ले रहा हूँ क्यूरी जो भी है। कि अच्छा क्या कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन आया है मेरे पास कि क्यों इनपुट ले रहे हैं, क्यों कि ना तो ये इंडेक्स है एरे का और ना ही ये डेटा वैल्यू है। क्यों, क्यों क्या कह रहे हो बेटा? की कहना चाह रहे हो, क्यों कहना चाह रहे हो? की बेटा की बेसिस पे ही प्लेस होता है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। की एक आर्बिट्री नंबर है, की इज लाइक योर CNIC, की इज लाइक योर CNIC। अब मैं CNIC नंबर तो मेरे पास 13 डिजिट का है, मैं इतनी बड़ा एरे तो नहीं बना सकता, तो मैं की को ट्रांसफॉर्म करता हूँ एक इंडेक्स में। ठीक है, की को ट्रांसफॉर्म करता हूँ एक इंडेक्स में। और की डेफिनेटली बदलती रहेगी, आप आएंगे तो कोई और की आएगी, मैं आऊँगा तो कोई और की आएगी, कोई और थर्ड पर्सन आएगा तो की बदल जाएगी। और उस की पे कुछ मैं हैश फंक्शन अप्लाई करता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, वो की ट्रांसफॉर्म हो जाती है फाइनली इंडेक्स में। तो बात की थी ना, हैशिंग में होता ही ये है कि आर्बिट्री वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं एक फिक्स वैल्यू में। बिल्कुल ऐसा कह सकते हो, कोई भी नंबर जो कि ट्रांसफॉर्म हो के एक इंडेक्स बन जाएगी। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ, हैश फंक्शन। ठीक है, अच्छा देखो ये है हमारा वही फंक्शन जो मैं कह रहा था, एफ नाम दे देता हूँ इसको, एच ऑफ एफ दिया हुआ था ना।
तो इसको आप एफ नाम दे दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मल्टी कर्सर एडिटिंग करके देख लेता हूँ। एच एफ कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है ये? 4 अक्रेंसेस सी ने यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, हर जगह एच एफ था, मैंने इसको चेंज किया और इसको सिंपली एफ नाम दे दिया। ठीक है, एफ ऑफ आई हो गया। अभी से कोड वेरीफाई भी कर लेते हैं, रन हो रहा है एफ के साथ। ठीक है, हो भी रहा है, क्विट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो फंक्शन था एफ ऑफ आई में सिंपली देखिए मैंने आई रिटर्न कराया हुआ है। मैं इसमें चाहूँ अगर क्वाड्रेटिक प्रूविंग आ जाए तो मैं इसमें कह सकता हूँ आई मल्टीप्लाई बाय आई, तो आई स्क्वायर रिटर्न करा दूंगा। मैं इसमें डबल हैशिंग चाहता हूँ तो डबल हैशिंग का जो मेरे पास फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकता हूँ, आई मल्टीप्लाई बाय हैश टू, जो भी मेरे पास हैश टू का फंक्शन हो वो करवा सकता हूँ। तो इसको कहना चाहिए कि रियूजेबल रखने के लिए अलग फंक्शन बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें वैल्यू लीनियर प्रोबिंग के लिए अलग होगी और हो सकता है ये आई की वैल्यू चेंज होके 5i प्लस 9 हो जाए या 5i माइनस 2 हो जाए, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जब तक ये लीनियर इक्वेशन है तो ये लीनियर प्रोबिंग कहलाएगा। क्वाड्रेटिक करना है तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकता हूँ। 5i अच्छे ध्यान रहे 5i ऐसे नहीं लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय, अगर आई स्क्वायर करना है तो आई कर दूंगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। 2 मल्टीप्लाई बाय आई कर दूं, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसमें मैं प्लस 5 कर दूं, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये सारी क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन अगर इसमें से ये फैक्टर हटा दूं तो ये इक्वेशन अब मेरी लीनियर है। ठीक है, ये भी लीनियर है और सिंपली ये भी लीनियर है, तो फिलहाल मैंने ये सिंपल ये लीनियर रखी। ठीक है, ये एफ ऑफ आई हो गया, हर जगह पे ये एफ ऑफ आई यूज हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं हर जगह ये एफ ऑफ आई आया। अच्छा, अब एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी है, ठीक है, पूरा फंक्शन सब कुछ वैसे ही है जो आपके मैनुअल में गिवन है, तो इसमें हम ज़्यादा परेशान नहीं होते। अ, जो चीज़ आपको बतानी थी वो ये कि ये क्या किया हुआ है। इसके काम करते हैं, हम ये करते हैं कि इस कोड को डिबग मोड में चला लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं कहीं ब्रेक पॉइंट मेन में, मेन फंक्शन में मैं ऐसे यहीं पे ये लगा हुआ ब्रेक पॉइंट लगा दिया और ये मैंने ऑलरेडी इसमें वॉच में ऐड किया हुआ, मैं पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको पता है। और उसके बाद मैं डिबगर यहाँ से ऑन करता हूँ डिबगर, लेकिन थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ इसे, और ये यहाँ से रन डिबगर। ठीक है, डिबगर रन हो रहा है हमारा और फाइनली यहाँ पे आके रुके। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल हैं देखें, सी एच की, इनकी जो भी वैल्यूज़ हैं गार्बेज इसने उठा ली हैं, लेकिन ये कहीं पे भी ना मुझे ये एरे शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो ग्लोबल है, इस फंक्शन का तो है नहीं। तो मैं इसको मैनुअली पिक कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरे नेम को और राइट क्लिक करते हुए इसे कर दूंगा ऐड टू वॉच। ऐड टू वॉच में अगर आप जाएं और इसको एक्सपेंड करें, ठीक है, तो आपको दिखाई देने इसके कंटेंट्स। पहले तो ये बता रहा है इसका साइज 10 है, और अगर मैं एक एक करके इसके कंटेंट्स को चेक करना चाहूँ कि इसके अंदर क्या है, तो ज़ीरो वाले के अंदर देखें इनिशियली क्या वैल्यू है, डेटा की वैल्यू ज़ीरो और की वैल्यू -1। 1 वाले को चेक करूँ तो इसमें भी डेटा की वैल्यू ज़ीरो, की वाले की -1। तो ये किया था बेसिकली, मैं पर्पस क्या था मेरा सेल 10 लिखने का, कि इसके अंदर मैं कांस्टेंट वैल्यूज डाल दूँ। अब इसके 2-3 तरीके हो सकते थे। सबसे ब्रूट फोर्स तरीका तो ये हो सकता था, मैं तरीके की बात कर देता हूँ, कि ब्रूट फोर्स तरीका तो ये था कि मैं ये वाली वैल्यू इसके अंदर 10 मरतबा यहीं से यहीं कॉपी कर देता। तब भी इसका रिज़ल्ट यही रहेगा, मैं करके भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल वी 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आखिर में कॉमा भी लगा दें। अगर अभी मैं इसको रन करूँगा तब भी इसका रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि पर्पस ये था कि मैं ये करना चाहता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको एक नई चीज़ सिखाना चाह रहा था कि आप इस तरीके से भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें फ़िक्स 10 के लिए किया हुआ है मैंने। अब एरे का साइज़ तो बदल भी सकता है, तो उस सूरत में मैं इनिशियलाइज़ कैसे करूँ कि मुझे ये चेंज ना करना पड़े। अगर इस प्रोग्राम में मैंने वैल्यू साइज़ की चेंज करके 20 कर दी ना, तो ये मेरा कोड बेकार हो जाएगा। करके दिखाऊँ? अब मैं करके दिखा देता हूँ, इधर साइज़ को कर दिया मैंने 20, क्या चले मैं
15 भी कर दूं तब भी बेकार हो जाएगा। कैसे बेकार हो जाएगा, रन करके देखते हैं। तो 9 तक तो मुझे पता है मेरे पास 0 1 आएगा इनिशियल। 10 में क्या आ रहा है, 10 में देखें की और डेटा दोनों 0, 11 में की डेटा दोनों 0, क्योंकि ये तो इनिशियलाइज ही नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि ये मेरा अप्रोच सही नहीं है। तो फिर क्या वो अप्रोच सही थी जो मैंने की हुई थी, वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। इधर वापस रखते हैं यही सेल 10 और फिर से यहाँ पे नंबर को चेंज करके कर देते हैं 15 और फिर दोबारा से डिबग करके चेक करते हैं एरे के कंटेंट्स क्या हैं। तो वही पहले सही है, दूसरा 9 तक तो सही रहेगा, कोई इशू नहीं है। 10 को चेक करते हैं, तो 10 में देखें डेटा, फिर वही मसला 0 0, 11 में फिर वही मसला 0 0। तो ये मसला इसमें भी है। तो ये अप्रोच सिर्फ इनिशियलाइजेशन की उस वक्त सही है जब मैं यानी कि लैब इन्वायरमेंट में या टेस्ट इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इनिशियलाइज करना जो है, जैसे कि मैंने बताया टेस्ट इन्वायरमेंट्स में तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो प्रैक्टिकली अच्छा सोल्यूशन हमारे पास अगर एरे ही यूज़ कर रहे हैं तो एक ही रह जाता है। अगर तो वही वाली बात है, मैं डायनेमिक मेमोरी से कर रहा होता, डायनेमिक मेमोरी में मेरे पास एक अच्छा सोल्यूशन मौजूद है कि मैं कैलॉग यूज़ कर लूँ। तो कैलॉग में क्या होता है, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हुए होते हैं सब, तो वो भी कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल एरे का जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो यही है कि मैं इसको इस तरीके से इनिशियलाइज़ ना करूँ, बल्कि क्या कर दूँ, एक लूप लगा के इसके अंदर वैल्यूज़ सप्लाई कर दूँ। और वो कैसे होगा, मैं इस सबको कमेंट कर देता हूँ कि मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा और इनिशियली एरे के अंदर कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद मसला ये है कि मुझे एक लूप लगानी पड़ेगी, और लूप लगाने का मतलब क्या है कि मुझे एक फ़ंक्शन कॉल करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है? यानी मेन के अंदर मुझे एक लूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि लूप तो मैं फ़ंक्शन के बाहर लगा नहीं सकता। तो इसके अंदर मैं क्या कह सकता हूँ कि इसको नाम दे देता हूँ एक फ़ंक्शन init, जिसमें क्या है, मैं अपने डेटा को इनिशियलाइज़ेशन कर रहा हूँ, एक फ़ंक्शन कॉल कर दूँगा सिंपली। और इनिशियलाइज़ेशन का फ़ंक्शन क्या करेगा, वो फ़ंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं मेन के अंदर लिखूँगा तो गंदा लगेगा, और मैं मेन के अंदर लिखना नहीं चाह रहा। तो इसका काम क्या है, सिंपली एक लूप लगाए, फॉर लूप। और फॉर लूप में आई, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन साइज, साइज देन आई प्लस प्लस। और इस पूरी लूप में सिर्फ एक ही काम होगा, वो क्या होगा, मेरे एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है हैश एरे। तो इसमें एक ही काम होगा, हैश एरे का, ठीक है, हैश एरे में मैं वैल्यू सप्लाई करना चाह रहा हूँ आई पर, और वो वैल्यू क्या है, देखता हूँ डायरेक्टली हो सकती है कि नहीं, वरना फिर मुझे की को अलग और डेटा को अलग करना पड़ेगा। करके देख लेता हूँ। की वैल्यू पेयर था ना हमारे पास, की मेरी है -1 और वैल्यू है मेरी 0। तो ये करके देख लेता हूँ, अगर इससे काम बन गया, नहीं तो फिर मुझे सेपरेटली की और वैल्यू को अलग अलग इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ क्वेरी आ रही है। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक इन फंक्शन नेम, कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेलिंग मिस्टेक है तो फिर इसने मुझे अलाउ क्यों कर दिया, अच्छा डबल आई हुआ भाई इधर, ठीक है सही कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो पहले बना लिया, अब उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होती तो डेफिनेटली वो मुझे कंपाइल टाइम पे एरर दे देता। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं कि अब साइज़ की वैल्यू मैंने बढ़ा के कर दी है 15, चेक करते हैं ये काम करता है नहीं। अगर ये काम कर गया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो मुझे अलग अलग की और वैल्यू की 2 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। और फिर से मैंने करा, अच्छा इनिशियलाइजेशन चूँकि यहाँ लिखा हुआ है, तो ब्रेक पॉइंट मेरा यहाँ लगा हुआ है, तो इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, टॉप पे लिखी हुई है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अबॉर्ट, अच्छा जी।
देखते हैं क्या एरर आया। तो सेल तो हमने यूज़ किया भी नहीं है, सेल का क्या इशू है। सेल का इशू क्या आ रहा है। अच्छा, मैंने गलती से टाइप डेफ वाली लाइन भी कमेंट कर दी है। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं और पहले तो इसे रन करके इसके एरर चेक कर लेते हैं। ठीक है, एरर दे रहा है कि इस तरीके से नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये अलाउ नहीं है, तो इस तरह नहीं कर सकते। तो फिर हमारी मजबूरी है कि मुझे इसको स्टेप बाय स्टेप ही करने का पड़ेगा। इसकी की लिखना पड़ेगा कि भाई इसकी की जो है वो है -1 सिंपली, और हैश एरे की जो डेटा फील्ड है वो है 0। ठीक है, अलग अलग करके ये मसला है। अच्छा, इंडेक्स आई है तो इंडेक्स आई की और वैल्यू ही का वर्ड यूज़ हुआ है। क्या ये वर्ड यूज़ है, की और डेटा ही सही है। तो की पे ये हाईलाइट क्यों कर रहा है, डॉट के। अच्छा, लूप है तो फिर मुझे ब्लॉक कमेंट्स वो ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। ये हो गया, देखते हैं अब क्या इशू दे रहा है। ठीक है, फंक्शन सही काम कर रहा है, तो फंक्शन सही काम कर रहा है तो कर जाएगा। मैं लेकिन इसे क्विट कर देता हूँ, फंक्शन से काम नहीं है, मुझे इसे डिबग करके कंटेंट वेरीफाई करने। तो ये डिबगर ऑन किया, अच्छा मैं स्ट्रक्चर रिटर्न तो नहीं करा रहा, कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा, बस उस स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें रिटर्न में तो हाँ बिल्कुल पूरा का पूरा रिटर्न हो जाता है रिसीविंग एंड पे, लेकिन यहाँ पे इसने आपके सामने एक इशू दिया। दोनों क्यों इशू दिया, फंक्शन से बिल्कुल सही कह रहे हो, जब रिटर्न कराते हैं तो पूरा का पूरा इक्वल्स टू में कॉपी हो जाता है। सही, चलो अभी ट्राई कर लेते हैं, पहले ये बात वेरीफाई करते हैं कि डेटा सही है कि नहीं। तो 9 तक 01 आया हुआ है, 8 में भी 01 आया हुआ है, 10 में भी अब मेरे पास 01 आ गया। ठीक है, अब चाहे जितना भी डेटा मैं वेरी कर लूँ सब में ये 01 आता रहेगा। और ये चीज़ मैंने बता दी आप लोगों को, इफेक्टिव एक्सप्लोर करनी थी आपको इसमें को कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में। ठीक, तो अब मैं चाहूँ तो इसका साइज़ कुछ भी दे दूँ, चाहे साइज़ यहाँ से 10 कर दूँ, चाहे 15 कर दूँ, चाहे 100 कर दूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सबके लिए ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ कर देगा क्योंकि लूप मेरी सॉर्ट ऑफ डायनामिकली एक्सपेंड हो रही है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो माज़ ने कहा कि ये डायरेक्टली इनिशियलाइज़ करवा देता है, तो इस चीज़ को वेरीफ़ाई कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, दोबारा से हम एक और ट्राई कर लेते हैं। हैश एरे की इंडेक्स आई इक्वल्स टू देख लेते हैं -1, 0। अभी तो इसने एरर दिया था, लेकिन लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। टूल में भी बग होते हैं, नहीं ये मुसलसल यहाँ पे एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर टोकन। अच्छा, रिटर्न होके जाता है तो उसमें भी पूरा स्ट्रक्चर जाता है। लेट्स ट्राई, मैं इधर एक और ब्रेसिस में करके देख लेता हूँ इसे, अब देखते हैं क्या होता है। स्टिल ये एरर दे रहा है, तो मास ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी एरे की वैल्यू एक साथ सब इसमें असाइन नहीं हो रही, जबकि रिटर्न में बिल्कुल हो जाती हैं, लेकिन इस तरीके से ये मुझे फ़िलहाल अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो या तो इसका एक तरीका यही है कि मैं एक स्ट्रक्चर बना लूँ और फिर असाइन करूँ, जो क्योंकि ये स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर ही असाइन हो रहा होता है। ये तो मैंने कर्ली ब्रैकेट में सिंपल वैल्यूज़ लिख दी हैं। समझ रहे हो बात? यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में सिंपल वैल्यूज़ लिख दी हैं, स्ट्रक्चर नहीं है। आप जो करना चाह रहे हैं वो इस तरीके से हो सकता था कि मैं यहाँ पे एक क्रिएट करूँ सेल। ठीक है, और सेल को नाम दे दूँ उसे
कोई भी दे सकता हूँ, इसको के भी दे देता हूँ की वैल्यू, और की वैल्यू करते हुए मैंने उसको इनिशियलाइज भी करा लिया और उसके अंदर ये वैल्यू दे दी, यानी -1, 0। अब ये एक स्ट्रक्चर है और इसकी डेटा टाइप और हैश एरे की हर इंडेक्स की डेटा टाइप सेम है। तो अब अगर मैं इधर के वी का वर्ड यूज़ करता हूँ की वैल्यू, तो ये जो है इसको असाइन कर देगा। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर है, ये चीज़ जो है मैंने एक स्ट्रक्चर बना ली और उसको इनिशियलाइज कर लिया इस चीज़ से। अब ये होपफुली यहाँ पे एरर नहीं देगा। अभी भी दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? स्ट्रक्चर को मैं कैसे असाइन करता हूँ वैल्यू इनिशियलाइज, कुछ मिस कर रहे हैं हम यहाँ पर। स्ट्रक्चर को वैल्यू, अच्छा ये एरे तो नहीं है ना, ये तो वही है। अच्छा यहाँ पे ये कर सकता हूँ, ये जो मैंने ऊपर किया था ना, ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब पता है क्या होता है, पूरी की पूरी चीज़ इसमें कॉपी होगी, पूरी की पूरी चीज़ इसमें कॉपी होगी। तो ये अगर मैं कर लूँ तो इस जगह पे मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ सेल 1, दैट्स इट। अब ये काम कर जाएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने यही लिखा हुआ है, तो ये काम कर जाएगा। ट्राई कर लेते हैं फिर भी, लेट्स और फिंगर क्रॉस्ड एंड रन। सेल 1 डिक्लेयर तो किया अभी ऊपर, ओहो यहाँ पे क्या आ गया, ये कंट्रोल C, सेल 1 को मैं सही कर देता हूँ। ऊपर कुछ इशू आ गया सेल 1 में, इशू ये आ गया कि ये और ये, ठीक है सेल 1 ये है हमारे पास, लेकिन डेटा में 0 की में -1, ठीक है ये आ गया। अब ट्राई कर लेते हैं, ये लाइन चेंज कर देता है इसकी, अच्छा ये खुद ही से चेंज कर रहा है, तो मैं वापस इसमें कॉमा लगा देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। खैर स्टिल इश्यूज, ठीक है, इसको इस तरीके से असाइन नहीं कर पा रहा, और अगर मैं ये हटा देता हूँ तो क्या कहता है, तो भी यहीं पे इशू देगा सेल 1 पे, इन एक्सप्रेशन मैक्रो मैं इस तरीके से साइन नहीं कर पा रहा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मैं एरे को जब शुरू में इनिशियलाइज़ कराता था, इनिशियलाइज़ेशन के वक्त तो मैं मैक्रोज़ यूज़ कर सकता हूँ, यानी ये कर्ली ब्रैकेट्स वाली नोटेशन, लेकिन जब मैं एरे में कराता हूँ, और यही वजह थी कि जब मैंने इसको कोड को इस तरीके से इनिशियलाइज़ कराया था कि ये लूप वाले सॉल्यूशन में आपको ईच एंड एवरी वैल्यू को इनिशियलाइज़ कराना पड़ेगा, और अभी डेटा में सिर्फ एक फील्ड है, एक से ज़्यादा हुए तो आपको ये लाइन मल्टीपल टाइम्स रिपीट करनी पड़ेगी, लेकिन इट्स वर्थ द शॉट, क्योंकि सिर्फ एक दफ़ा करनी पड़ेगी और फिर वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ेशन में खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इनिशियलाइजेशन का फंक्शन आपके टाइम में ऐड हो रहा है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन नाम दिया हुआ है लेकिन इनिशियलाइजेशन नहीं है। इनिशियलाइजेशन इसको फंक्शन को नाम दे दिया, फंक्शन कॉल है और फंक्शन कॉल टाइम लेगी, जबकि ये वाला सोल्यूशन जो आपको ऊपर दिया गया था, ये वाला सोल्यूशन टाइम नहीं ले रहा था, ये मैक्रोस थे, ये हार्ड कोडेड वैल्यूज थी, तो ये टाइम नहीं लेते थे, ठीक है। तो ध्यान रहे कि दोनों सोल्यूशन लॉजिकली सही हैं, लेकिन ये जो है हैश डिफाइंड सेल वाला सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन आपका टाइम नहीं लेता था। अच्छा एरर आ गया, एरर कहाँ गया, इन मेन आ गया, ठीक है, बात समझ लो, दोनों तरीकों से काम हो जाएगा, लेकिन एक में हमारे पास इशू है और दूसरे में इशू नहीं है। इशू क्या है, टाइम का इशू, टाइम ट्रेड ऑफ, फिर से कह सकते हैं ट्रेड ऑफ इस तरीके से, ये है कि स्केलेबल नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, लेकिन ये वाला टाइम बढ़ाएगा, क्योंकि चाहे आप 10 ही रखें, लेकिन इनिशियलाइजेशन का फंक्शन कॉल होगा, जंप होगी, वापस आएगा, इसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, आप यानी कि टाइम बचा लें या फिर आप अपने कोड को हार्ड कोड कर दें, तो दोनों तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी किसी बग की वजह से रन नहीं कर रहा, लेकिन अभी हमने चलाया था, ये कोड फंक्शनल है और चल गया, ठीक है। तो ओके है, मैं इसको क्विट कर देता हूँ नीचे से फंक्शन को, और यहीं पे हमारी आज की लैब कंक्लूड होती है।
और हम देख लेते हैं कुछ लैब टास्क हो हमारे पास, तो हम उसे देख लेते हैं। तो ये थी हैशिंग, और इसको काफ़ी डेप्थ में हमने किया, और मैंने ख़ास वजह थी इसको डेप्थ में कराने की, ये टॉपिक रिलेटिवली डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट को, तो इसको हमने थॉरोली कर लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लैब टास्क में राइट सी कोड टू इम्प्लीमेंट द 11 आइटम हैश टेबल। अब इसमें साइज 11 कर दिया गया, ठीक है। बस चेंज क्या किया गया है इसमें, आपका ये चेंज कर दिया गया है यूजिंग द हैश फंक्शन 2i+5, ठीक है। अच्छा, ये हैश फंक्शन नहीं, एच नहीं, एफ वाला फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ आई क्या है, 2i+5 है, लीनियर ही, लेकिन 2i+5 है, ठीक है। मॉड 11 वैसे ही आ जाएगा, यानी आपको सिर्फ इस पूरे कोड में क्या चीज़ चेंज करनी है, आई वाले फंक्शन में चेंज करेंगे, ये टास्क तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। कहाँ चेंज आएगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि 2i+5 कहाँ लिखना है आपको ये वाला टास्क सॉल्व करने के लिए। ये वाला टास्क सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ अपने पूरे कोड में जाएं और ये एफ फंक्शन खोलें, क्या है, 2 × i+5, टास्क 1 डन, कुछ नहीं करना। तो टास्क 1 में सिर्फ ये करना है, बाकी पूरा कोड सेम रहेगा। टास्क 2 की बात कर लें, होम टास्क है, टास्क 2 लैब में नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव था कोड, इस वजह से। राइट कोड टू इंसर्ट द गिवन लिस्ट यूजिंग डबल हैश फंक्शन। डबल हैश फंक्शन क्या है, और कह रहे हैं आप डबल हैश फंक्शन को यूज़ कर लें जो एग्जाम्पल 4 में दिया हुआ है। ऊपर एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं, एग्जाम्पल 4 में एक हैश फंक्शन गिवन होगा, एग्जाम्पल 4 में ये है एग्जाम्पल 4, तो इसमें हैश फंक्शन, डबल हैश फंक्शन यहाँ पे गिवन है, यही वाले आपको यूज़ कर लेने, ठीक है। हैश फंक्शन 2 की मॉड टेबल साइज ये दिया हुआ है, तो आप यही वाला यूज़ कर लीजिएगा। इसका यहाँ पे सोल्यूशन भी है, इन्हीं वैल्यूज़ को इंसर्ट करके वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि सही कर रहा है या काम नहीं। लेकिन आपको मेरे ख्याल से यही वैल्यूज इंसर्ट करने को दी हुई, 89, 18, 14 और 58, 69। अच्छा, ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो थ्योरी के लेक्चर में थी या जो भी हमने ट्राई किए, ठीक है। डबल हैश से करनी है तो आपको डबल हैश में जब चेंजेस करनी होगी तो वो चेंजेस कहाँ आएगी, वो चेंजेस भी सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन में आएगी, यानी ये फंक्शन क्या रिटर्न कराता है ये चेंज होगा, ठीक है। तो यही डबल हैशिंग में चेंज होगा। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, लॉजिक चेंज होगी, लॉजिक ही चेंज हो जाएगी, डबल हैशिंग में लॉजिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा इस एग्जाम्पल 4 को रिव्यू करना और उसमें से डबल हैश फंक्शन लगाना। आई स्क्वायर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में होता है, ठीक है। और थर्ड टास्क आपका क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का है, लेकिन इसमें डेटा को अगर आप ध्यान दें तो इस कोड को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। आईडी तो ये आपकी की हो गई है, ठीक है, लेकिन डेटा आपका इस केस में इंटीजर नहीं है बल्कि क्या है, स्ट्रिंग है। तो आपको इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि डेटा आपको गिवन है, लेकिन डेटा की टाइप क्या है, स्ट्रिंग हो चुकी है, लेकिन इसमें यूज़ होगी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और सिंपली आप यूज़ करेंगे आई स्क्वायर, ठीक है। इजी पीजी, इसमें मतलब मॉडिफिकेशन ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तीसरे टास्क में सिर्फ आपको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा और फिर उसकी इनिशियलाइजेशन भी डेफिनेटली चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लैब, और मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज है तो मोस्ट वेलकम, वरना फिर हम लैब को कंक्लूड करते हैं। तो शैल आई कंक्लूड क्लास? ठीक है, तो फिर मैं लैब कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।